नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष के चैनल पे। इस न्यूज़ में, आज के न्यूज़ में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से एक टीन कपल कोशिश कर रहा था भारत में इलीगली आने की थार मरुस्थल के द्वारा, और इनकी मृत्यु हो जाती है। ये पॉसिबली डिहाइड्रेशन से इनकी मृत्यु हुई है। पूरी स्टोरी क्या है, किस प्रकार से भारत में अवैध प्रवासन बढ़ा है और किस प्रकार से अवैध प्रवासन से भारत ग्रस्त है, इसके ऊपर हम ज़रूर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इस पूरी स्टोरी को भी हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। बने रहिएगा, लास्ट तक आपको यूपीएससी से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। ये मुख्य रूप से 10 मिनट की सीरीज़ होगी जिसमें हम आपको बहुत सारी चीज़ें समझाएंगे। तो अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर कपल की, ये एक हिंदू टीन कपल था, यानी कि इनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी। लड़के की उम्र 17 साल थी और लड़की की उम्र 15 साल थी। एक टीन कपल था, हिंदू, इनका रिलीजन हिंदू था और ये पाकिस्तान में खुश नहीं थे। ये चाहते थे भारत में आके एक अच्छी खासी ज़िंदगी बसाएं और इन्होंने एक लीगल वीज़ा के लिए प्रॉपरली अप्लाई भी किया था। पर जब से पहलगाम टेरर अटैक हुआ था उसके बाद से पाकिस्तान से किसी का भी वीज़ा अप्रूव नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गए। फ्रस्ट्रेट होने के साथ साथ ये थार मरुस्थल से भारत में प्रवेश करने की कोशिश करने लगे। एक बाइक उठाई लड़के ने, अपनी वाइफ को इन्होंने बैठाया और इनके परिवार ने काफ़ी मना किया, जाने के लिए मनाही दी कि आप ऐसे जाएंगे तो हो सकता है कि आपकी जान को खतरा हो। पर दोनों ने नहीं सुनी और दोनों भारत की तरफ आने लगे और ये थार डेजर्ट में इनकी मृत्यु हो गई। थार डेजर्ट में, थार मरुस्थल हमें पता है कितना कठोर मरुस्थल है और इस मरुस्थल को भारत और पाकिस्तान दोनों ही शेयर करते हैं राजस्थान के पार्ट से। पार्टीशन से पहले बहुत सारे, पार्टीशन के दौरान भी बहुत सारे हिंदूज, दलित्स ये आसपास के सिंध प्रांत के आसपास के क्षेत्रों में चले गए थे, तो ये उन्हीं से बिलोंग करते थे। तो जब ये भारत आ रहे थे, इनकी बॉडीज़ मिली, बॉडीज़ डेजर्ट में मिली है और साथ ही साथ इनके आईडी कार्ड्स भी मिले हैं। देख सकते हैं, शांतिबाई लड़के का नाम था और लड़के का नाम रवि कुमार था। दोनों ही पाकिस्तानी सिटीज़न थे पर ये आना चाह रहे थे भारत। इसके अलावा अगर बात करें भारत में अवैध प्रवासन की, तो ये जीएस पेपर 2 और 3 से संबंधित है। अवैध प्रवासन किसे कहते हैं, इसको देख लेते हैं। जब कोई विदेशी नागरिक बिना वैध दस्तावेजों के भारत में प्रवेश करता है या निर्धारित अवधि के बाद भी ठहरने लगता है तो उसे अवैध प्रवासी कहा जाता है। यानी कि अगर आप बिना पासपोर्ट के, बिना वीज़ा के, बिना किसी लीगल डॉक्यूमेंटेशन के भारत आते हैं या फिर आपका वीज़ा किसी समय के लिए हो और उस समय के बीतने के बाद भी अगर आप भारत में रह रहे हैं या किसी भी अन्य देश में रह रहे हैं तो आप एक अवैध प्रवासी हो जाते हैं। अगर बात करें सबसे प्रमुख स्रोत देश कौन से हैं भारत में अवैध प्रवासन के, सबसे पहले नंबर पे है बांग्लादेश। ये सबसे बड़ा स्रोत है। पूर्वोत्तर भारत से सटी हुई खुली सीमाएं इसका सबसे बड़ा कारण है। दूसरे नंबर पर म्यांमार आता है, विशेषकर रोहिंग्या मुसलमानों के कारण। जैसे रखाइन प्रांत में रोहिंग्या मुसलमान बहुत हैं, तो वहाँ से भारत वो आ रहे हैं और इस पूरे वजह से, इस पूरे कारनामे से भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र सबसे ज़्यादा ग्रसित है। नेपाल की खुली सीमा है और आर्थिक प्रवासन यहाँ अधिक होता है। नेपाल के साथ तो हमने कभी भी सीमा को फेंस करने की कोशिश भी नहीं की। इसके अलावा श्रीलंका के तमिल शरणार्थी, ये मुख्य रूप से तमिलनाडु में आते हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये धार्मिक अल्पसंख्यकों का आगमन अधिक होता है। यानी कि जो वहाँ पे हिंदू हैं या क्रिश्चियन हैं या नॉन मुस्लिम कैटेगरी के लोग हैं, अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान से मुख्य रूप से यही आते हैं। इसके अलावा अगर बात करें इसका कारण क्या है, सबसे पहली बात तो भारत में बहुत सारे देशों के साथ हमारी खुली सीमाएं हैं। जैसे बांग्लादेश के साथ भी जो हमारी सीमा है, ये घने जंगलों की वजह से ठीक से हम डिमार्केट नहीं कर पाते हैं और इसकी वजह से बहुत सारी स्मगलिंग भी होती है और बहुत सारा अवैध प्रवासन भी होता है। साथ ही साथ नेपाल के साथ हमारी खुली सीमा है, तो ये बहुत बड़ा एक कारण बनता है। धार्मिक उत्पीड़न भी है, जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश के हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, इनको धार्मिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, जिसकी वजह से ये भारत में आना चाहते हैं। स्पेशली सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बाद, जब से CAA 2019 आया तब से भारत ने बोला है अगर आप नॉन मुस्लिम कैटेगरी के हैं तो आप भारत में आके प्रवास कर सकते हैं, भारत में नागरिकता धर्म के आधार पे आप ले सकते हैं। तब से कुछ ज़्यादा ही बढ़ा है। इसके अलावा जातीय संघर्ष, जैसे म्यांमार में रोहिंग्याओं के साथ जातीय संघर्ष हो रहा है, वहाँ की आर्मी लगातार रोहिंग्या मुसलमानों को उनके अपने देश से भगाने की कोशिश कर रही है। आर्थिक असमानता भी है, लोग रोज़गार की तलाश में आते हैं, स्पेशली नेपाल से, स्पेशली पाकिस्तान से, बांग्लादेश से। इसके अलावा प्रवासन पर निगरानी की भी कमी है। जिस प्रकार से बॉर्डर को हैविली गार्डेड होना चाहिए, क्योंकि भारत को बहुत सारे बॉर्डर्स को देखना पड़ता है।
यूएसए को तो बस कनाडा और मेक्सिको के साथ देखना पड़ता है, पर भारत को बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सारे देशों के साथ लगातार अपने बॉर्डर्स को हेविली गार्ड करना पड़ता है। और इतना इन्वेस्टमेंट, इतना ज़्यादा खर्चा भारत कर सकता है और करता भी है, पर फिर भी टेक्नोलॉजिकली हम उन्हें कैच नहीं कर पाते। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है भारत के लिए। भारत में लागू अवैध प्रवासन के लिए कुछ प्रमुख कानून हैं, जैसे कि विदेशी अधिनियम 1946। सरकार को अवैध प्रवासियों को पहचानने, हिरासत में लेने और निर्वासित करने का पूरा अधिकार इसी के द्वारा दिया जाता है। पासपोर्ट अधिनियम 1920, बिना वैध पासपोर्ट में भारत में प्रवेश पर पूरा प्रतिबंध लगाया गया है। नागरिकता अधिनियम 1955, ये भारत की नागरिकता पर का निर्धारण करता है। इसके अलावा 2003 में इसको संशोधित भी किया गया था। एनआरसी की व्यवस्था की गई थी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, कि कितने सिटीजन वाकई भारत के हैं, उनका एक पूरा रजिस्टर बनाया गया था। इसके अलावा ये अवैध प्रवासियों के बच्चों को जन्म से नागरिकता नहीं देने की बात करता है। 2019 में एक संशोधन भी हुआ था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी अल्पसंख्यक हैं और जिनको बहुत लंबे समय से उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है पाकिस्तान में अपने धर्म की वजह से, उन्होंने भारत में आकर शरण ली। पर शरण लेने के बावजूद उनको हमने नागरिक नहीं माना। किसी को नागरिक ना मानने के परिणाम स्वरूप क्या होता है, उसको उसके अधिकार नहीं मिल पाते, वो एग्जिस्ट नहीं कर पाता, उसके अधिकारों का हनन होता है। इस वजह से भारत ने इसी के लिए CAA 2019 लाया था। अवैध प्रवासी अधिनियम 1983 की बात करें, केवल असम राज्य पर यह लागू है, लेकिन 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित किया था। भारत में अवैध प्रवासन के कितने प्रभाव है? सबसे पहली बात तो भारत की आंतरिक सुरक्षा पर बहुत बड़ा इससे प्रभाव आता है, खतरा आता है, स्पेशली स्लीपर सेल्स। स्लीपर सेल्स क्या होती है? मान लीजिए पाकिस्तान भारत में अवैध प्रवासन करवाए और भारत के अंदर आके ये अपना नेटवर्क और तगड़ा करे, जितने भी अवैध प्रवासी हैं। कल के दिन पाकिस्तान अगर भारत के ऊपर हमला बाहर से करता है तो अंदर से जितने भी अवैध प्रवासी हैं, जो स्लीपर सेल के भाग हैं, वो भी आंतरिक सुरक्षा पर प्रभाव ला सकते हैं। ISI जैसे संगठनों की घुसपैठ, आतंकवाद की एवं तस्करी की आशंका, ये सारी चीज़ें, ड्रग्स स्मगलिंग आदि आदि, ये सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं। जनसांख्यिकी परिवर्तन होने लगता है, स्पेशली असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में जनसंख्या संतुलन बिगड़ जाता है। जब जनसंख्या संतुलन बिगड़ जाता है तो विविधता खत्म हो जाती है और वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो अपने ही राज्य में अल्पसंख्यक हो सकते हैं। संसाधनों पर बोझ पड़ता है। एक तो वैसे हमारे पास स्रोत की कमी है, उस पर हम अवैध प्रवासी को कैसे एक हिस्सा दे सकें। नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव पड़ता है। सामाजिक संघर्ष और सांप्रदायिक तनाव भी बढ़ता है। जो मूल निवासी होते हैं उन्हें पता है हमारे पास सीमित स्रोत है, इसकी वजह से वो उस पर ज़्यादा हक जताते हैं क्योंकि वो वहाँ के मूल निवासी है। पर कोई बाहर से अगर आता है तो इनके हक को छीनने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से तनाव बढ़ सकता है। सरकार ने बहुत सारी पहलें ली हैं, जैसे कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, ये आसम में कार्यकारी है क्योंकि आसम में बांग्लादेशी बहुत है। इसके अलावा CAA 2019 का सीमा पर बाड़बंदी भी करवाई गई है। स्मार्ट फेंसिंग तकनीक को भी जारी किया गया है। बायोमेट्रिक डेटा निर्माण भी किया गया है। आधार डेटाबेस भी बनाया गया है। अब UPSC में इससे संबंधित प्रश्न क्या आ सकते हैं कि भारत में अवैध प्रवासन की समस्या के कारणों और प्रभाव पर विवेचना कीजिए। NRC और CAA की आलोचना और समर्थन की दृष्टि से तुलना कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न आप देख सकते हैं। इसके अलावा CAA 2019 का उद्देश्य ये था कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए धार्मिक रूप से प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देना। इसमें कुछ समुदायों को शामिल किया गया था। ये नॉन मुस्लिम हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, क्योंकि ये इन 3 देशों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक और उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं। जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले इन देशों से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत में आए हैं और अब उन्हें अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। साथ ही साथ उनको भारतीय नागरिकता भी दी जाएगी। नागरिकता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम भारत में निवास की अवधि पहले 11 साल थी, पर अब वापस से क्या कर दी गई है, मतलब घटा दी गई है, वापस से नहीं पर अब घटा दी गई है, बस 5 साल की कर दी गई है। CAA 2019 की नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया है, जिससे उपरोक्त अल्पसंख्यकों को विशेष दर्जा भी दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुस्लिम, इसमें ये ध्यान देना है कि मुस्लिमों को शामिल किया गया है, नहीं शामिल किया गया है। क्यों? क्योंकि वो अपने देश में, क्योंकि ये 3 देश मुस्लिम प्रधान देश हैं,
तो अपने देश में प्रताड़ित नहीं है, इसकी वजह से इनको इंक्लूड नहीं किया गया है, सरकार का कहना है। ठीक है, तो एनआरसी और सीए में क्या अंतर है ये आप देख लीजिएगा। आलोचना क्या है ये ध्यान रखना है। धर्म के आधार पर भेदभाव बहुत हुआ है, जैसे कि क्यों आपने मुसलमानों को नहीं रखा। पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों को उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, उनको भी प्रताड़ित किया जाता है, पर सीएए के अकॉर्डिंग ये नागरिकता नहीं ले सकते। भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के खिलाफ है और मुस्लिमों को बाहर रखने की आलोचना की गई है। भारत पूरे विश्व में पूरे देश में इसका विरोध प्रदर्शन भी हुआ था। महत्वपूर्ण बिंदु यूपीएससी के लिए क्या ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 14, 15 और 21 इससे संबंधित है। धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा, साथ ही साथ भारत में शरणार्थी नीति क्या है, हमने किसी प्रकार का कन्वेंशन साइन किया है कि नहीं, आदि आदि। ठीक है, तो पाकिस्तान के साथ जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी सीमा लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के थ्रू फॉलो होती है। और यहाँ पे थार मरुस्थल है जो कि पाकिस्तान और भारत दोनों द्वारा साझा किया जाता है। तो राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा इसमें आता है। तो ये जो कपल आ रहा था इसी क्षेत्र से आ रहा था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 2-3 चीज़ें इसमें आपको पढ़ना है कि पाकिस्तान से काफ़ी सारे लोगों ने भारत में अप्लाई किया था सिटीजनशिप के लिए, जिसमें से 87% जितनी हमने सिटीजनशिप दी है, नागरिकता दी है, वो पाकिस्तान से आए हुए लोगों को दी है। ये पिछले 5 सालों का पूरा डेटा है। तो 5220 फॉरेनर्स ने इंडियन सिटीजनशिप ली, जिसमें से 4552 लोग पाकिस्तान ओरिजिन के थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है क्योंकि प्रश्न आ सकता है इससे। राजस्थान आए 841 पाक नागरिकों को लॉन्ग टर्म वीज़ा भी दिया गया है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म वीज़ा वगैरह देने से क्या होता है, नागरिकता के लिए आगे चल के आसानी हो जाती है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। स्टे अपडेटेड।